नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। हमारे साथ हैं मनोरमा, हमारी साथी वरिष्ठ पत्रकार, इस त्रिकाल के संपादकों में एक। बड़ा दिल कर रहा होगा, मन होगा, इरादा होगा कि भाई जाने कि किस दल को कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन जितनी भी खबरें आप देख रहे हैं सब फर्जी हैं, क्योंकि कोई सूत्र ही नहीं है पटना में इसे इतने सीट मिलने वाली है, इतनी सीटें मिलने वाली है। ये सारी बातें इसलिए कि सारे दल एक्सरसाइज कर रहे हैं और सारे दल इवन बहुत सारे सिटिंग सीट का मामला है, वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन सारे दल एक एक सीट के भी कुछ मामले फंस रहे हैं। इसलिए वो सब अभी इंतजार करिए, उस पर बात मत करिए, और बात करिए यदि रुचि है तो। हमारे यहाँ कम ही लोग आते जाते हैं, सब्सक्राइबर भी देख लीजिए, लेकिन इन सब के बीच हमारी कोशिश है कि जो सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष है, वो है नैरेटिव की रचना। कल के एपिसोड में भी हमने बताया, जो नरसंहारों का एपिसोड, जाति नरसंहारों का एपिसोड किया था, उसमें हमने बताया था कि कैसे कोई नैरेटिव रच के एक पॉलिटिकल काल को, उसके प्रति नकारात्मकता फैला दी जाती है, उसे रॉन्ग बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे बिहार की इकोनॉमी की, थोड़ी सी बिहार के पलायन के प्रसंग पे, क्योंकि मैथिली ठाकुर को टिकट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैथिली ठाकुर गायिका, अच्छी बच्ची है, अच्छा गाती है, चलिए ठीक है, धार्मिक स्पेस के गाने गाती है, वो भी अच्छी बात है, इसका बड़ा श्रोता वर्ग है। लेकिन टिकट देने के कारणों में जो बताया गया वो ये कि इनके पिता पलायन कर गए थे 1995 में। लालू जी इसके दोषी। क्या सच में बिहार के पलायन के दोषी लालू जी हैं? इस पर हम आज बात करने वाले हैं अगले आधे घंटे 40 मिनट। अर्थशास्त्र में मैं जीरो हूं, ज्ञान नहीं है, इसके बावजूद यदि आपका इरादा हो तो कुछ तो चीजें मिल ही जाती हैं, कुछ सूचनाएं मिल जाती है, कुछ समझ मिल जाती हैं। मनोरमा जी से कुछ हेल्प ले लेंगे अगले आधे घंटे 40 मिनट में। तो पलायन की जो पूरी कहानी है, आपने नानी दादी के गीत तो सुने होंगे ना। नानी दादी के गीतों में या नानी दादी के मिथकों में जो असमिया डायन है, जो बंगाली डायन है, जो भेड़ बकरा बनाने की कहानी है, वो क्या है? उसके बारे में सोचा है कभी आपने? क्या लालू जी के काल में रचा गया वो पलायन की कहानी है? वो आपके दादा परदादा जो भी उस वक्त में रहे होंगे, ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब कृषि का एक ऐसा एक कृषि विकास के जो मॉडल आए, उसके बाद आपके पूर्वज आसाम और बंगाल जाने लगे, पास में आसाम के बगानों में भी जाने लगे, और तब ये रचनाएं हुई, क्योंकि जाते थे तो लौट नहीं पाते थे, और तब बंगाली डायने और ये वो सब कथा चलती है। तो वो पलायन तो लालू जी उसके जिम्मेवार नहीं है। लालू जी उसके भी जिम्मेवार नहीं है जो कॉलोनियां बसी हैं मॉरिशस में, सूरीनाम में, त्रिनिदाद में। 19वीं सदी की कहानी है ये। ले जाए गए बिहार से लोग, ले जाए गए पूर्वी यूपी से लोग। आप जानते हैं कि भोजपुर की कॉलोनी वहां बसी, लालू जी उसके जिम्मेवार नहीं है। कहानी यही नहीं रुकती है। आप पूरे विकास के मॉडल को देखेंगे तो बात समझ में आएगी। ये जो मैथिली ठाकुर का और ये जो कन्हैया कुमार का, जो मैं इस दल से उस दल से अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कल भी कहा था कि महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा और एनडीए भी खंड खंड हो जाएगा यदि इस नैरेटिव रचना के पार देखने की कोशिश करेंगे तो। बिहार में उद्योग हुआ करते थे, और जो 1960 से 70 का जो दशक है, उस वक्त से बहुत बात की जाती है कि बिहार में चीनी मिल के कारखाने थे और बंद हो गए। लेकिन चीनी मिल के कारखानों के बंद होने की कहानी 1960-70 के दशक से शुरू होती है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान कहानियां यदि आप देखिएगा, यदि दामुल फिल्म प्रकाश झा की तमाम बकवास फिल्मों के बीच में जरा दामुल देख लीजिए, उसके रचनाकार हैं गया से शहबाल। जाति में भूमिहार बता दे रहा हूं पहले ही, इसलिए बता दे रहा हूं कि जो दृष्टि होती है तो लोग जाति के पार चले जाते हैं।
बिहार के दलित मजदूरों की कहानी है और पलायन की कहानी वहां आपको दिख जाएगी, फिल्म में भी दिख जाएगी। तो आप यदि देखना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे कि 60-70 के दशक से जो चीजें शुरू होती हैं और 80 के दशक में, कल भी हमने बताया था 80 के दशक की कहानी, 3 ब्राह्मण 2 राजपूत मुख्यमंत्रियों के काल की कहानी है। बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह और सत्येंद्र नारायण सिन्हा। उस दौर में चीनी मिलें और अन्य फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाती। तब संयुक्त बिहार था। जो बंद हुई हैं फैक्ट्रियां, उस रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1984 में, डालमिया नगर का कारखाना 1984 में, डालमिया नगर का पेपर मिल 1984 में, जो सीमेंट फैक्ट्री है, पेपर मिल है, वो बंद हो चुका था। समस्तीपुर का ठाकुर पेपर मिल 1979 में, अशोक पेपर मिल 1982 में, बारसलीगंज शुगर मिल जरूर 1993 में, 3 साल आए हुए लालू जी को हुआ था। तो ये नीतियां हैं। उसके बाद कई सारी, लालू जी के टाइम में भी मधुबनी का मिल बंद हुआ, 1996 में शुगर मिल बंद होता है, मुजफ्फरपुर का सकरी का जो कारखाना था वो 1997 में बंद होता है। तो लेकिन इसकी शुरुआत जो हमने बताया वो किन नीतियों के कारण हो चुका था। बिहार में जब उद्योग नहीं रहेंगे तो पलायन होगा ही होगा। यदि बिहार के ग्रोथ का प्रसंग है तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्थशास्त्री स्वामीनाथन कह रहे हैं कि लालू बीट्स नेहरू 1994 में। जो स्वामीनाथन नीतीश का गुणगान करते हैं, वही स्वामीनाथन लालू जी का भी गुणगान कर रहे हैं। और 1994-95 से जो ग्रोथ रेट डबल डिजिट में गया, जब राबड़ी जी गई थी 2005 में, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार के जीवनी लेखक अरुण कुमार ने भी इसको दर्ज किया है। ये एक लेख महेंद्र सुमन जी का है, वहां से मैं कोट कर रहा हूं कि 11% तक का ग्रोथ रेट था, नहीं जीडीपी था, जी, नीतीश के आने के पहले तक डबल डिजिट का ही था। और नीतीश जी के आने के बाद 4-5 सालों तक वो डबल डिजिट पाना भी बड़ा मुश्किल हुआ था। तो ये है बिहार की कहानी। बहुत मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, लेकिन यदि आप पलायन की कहानी और पलायन का ब्लेंड खोज रहे हैं तो भारत के विकास मॉडल के तौर पे भी देखना होगा, और राज्य के नेताओं को तो जिम्मेवार आप ठहराएंगे ही ठहराएंगे। और जब जिम्मेवार ठहराने चलेंगे तो 80 के दशक के नेताओं को मत छोड़िए, 70 के दशक के नेताओं को भी मत छोड़िए। आसाम में पलायन हुआ, बंगाल में पलायन हुआ, त्रिनिदाद में पलायन हुआ, सूरीनाम में पलायन हुआ, मॉरिशस में पलायन हुआ, पंजाब में पलायन हुआ, अलग अलग समयों पे पलायन हुआ। और जो विकास का मॉडल 90s के बाद आया, और जो विकास, औद्योगिक विकास की इकाइयां बन गई बिहार से बाहर, दिल्ली के इर्द गिर्द जो शहर बसने लगे तो मजदूर वहां जाने लगे। एक तरफ आप सर्विस सेक्टर को, दुनिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सर्विस सेक्टर पे बड़ा गर्व करते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के सर्विस सेक्टर को इस हीनता भाव में देखा जाता है। और इसके करता धरता, देखिए, एक वक्त का एक नेता होता है, इस वक्त का नेता मोदी है, और मोदी का प्रभाव आपको सभी दलों पर दिखाई पड़ेगा, सभी राजनीतिक विचार पे दिखाई पड़ेगा। हर व्यक्ति इस आप किस आइडियोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका वो उस दौर के नेता का प्रभाव जरूर दिखाई पड़ता है। तो जो पूरी सोच की पद्धति है, उसको ही ऐसा लगता है कि मोदी ने हाईजैक कर लिया। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे मामलों में खंड खंड हो जाएगा इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी, यदि आप नैरेटिव के पार देखने की कोशिश करेंगे। तो हम विलेन की तलाश कर रहे थे, मनोरमा, पलायन। जी, तो पलायन आपने बहुत सांस्कृतिक तौर पे याद दिलाया ही। बलम गईले कलकत्ता से लेके कितने सारे गीत हैं जिस पर जो है बिहार की जनता
या फिर पूरा देश इससे परिचित है, तो समझ सकते अब हैं आज कि भी गाया पलायन। जाता है, फेंकी देले लोटा थरिया, विदेशिया का गीत, भिखारी ठाकुर के हाँ, गीत। हाँ, तो ये है। तो पलायन जो है वो हमेशा से रहा है, पलायन उस तरह का। लेकिन हाँ, औद्योगिक पलायन और ये सारा चीजें जो राष्ट्रीय औसत है उससे 5 गुना बिहार में ज्यादा है, और अभी भी है। मतलब अगर आप उसको लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की तुलना में आप ये बोल करके बोल रहे हैं, तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट, आपको अपना माइंड क्लियर करने की जरूरत है। तो फिर आज 5 गुना राष्ट्रीय औसत से ज्यादा पलायन बिहार में क्यों है, जो कि देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर है। तो इसका मतलब है, और वो भी 55% से ज्यादा सिर्फ पुरुषों का पलायन है, महिलाएं पलायन नहीं करी है बिहार से। मतलब है, और एज ग्रुप भी देखिए, एज ग्रुप भी जो है वो 15-16 से लेकर 25-30 के एज ग्रुप वाले लोगों का पलायन, मर्दों का, पुरुषों का अच्छा, पलायन है। अच्छा, जीडीपी भी राष्ट्रीय औसत से हमेशा, लालू जी को भी ऐसी विरासत मिला। एक बात मैं जोड़ हाँ, दूं मनोरमा, फिर आप मुक्त होकर बोलिएगा, कि हाँ, ये मुझे लगता है इस पूरी नैरेटिव रचना के पीछे का मसला ये है कि पहले जो पलायन था, लगभग दलित, मजदूर और तमाम लोग पलायन कर रहे थे। और जो यहाँ जमा हुआ कृषक वर्ग, सामंती वर्ग, अपर कास्ट का वर्ग था, वो पलायन नहीं कर रहा था। चीजें धीरे धीरे मॉडल अलग अलग तरीके से बदली। पलायन की तो ये स्थिति है मनोरमा की, जो जबरदस्ती भी सूरीनाम और मॉरिशस ले जाए गए थे, वो वापस आने के बाद फिर से वापस चले गए कई लोग, क्योंकि नहीं उनको नहीं, वहां बल्कि पसंद, आपने बल्कि आप समाज ऐसा देखिए, बना। जी। बल्कि वो एक क्रांतिकारी घटना के तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे देखिए, एक जो बात मैं जोड़ अंग्रेज। दूं, यानी जब सवर्णों का जाना बाहर होना शुरू हुआ और लालू जी से नफरत शुरू हुआ, तो इस पलायन के मिथ को 90 के दशक में डाल के रख दिया गया। जी, जी, अब जी, आप जी। बात करें आराम से। और जी। नहीं, और अंग्रेजों ने जब प्लांटेशन के लिए जो अपने कॉलोनीज में, चाहे वो मॉरिशस हो, ट्रिनिडाड हो, टोबैगो हो, उन सब जगहों में जब अपने कॉलोनी के लिए लोगों को ले जाना शुरू किया, तो वो अक्रॉस कास्ट हुआ था, और ज्यादा जो है वो निचले तबके से ही हुआ था, आर्थिक 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 रूप से जो मार्जिनलाइज थे। और अगर हम कास्ट में जाते हैं तो उसमें सवर्ण कास्ट उस तरह से नहीं थे जितना वो ओबीसी और दलित और इन सब के उस समुदाय से आने वाले लोग थे। ये अलग बात है कि बाद में वहां पर कास्ट को लेकर के आप देखिए, उसमें भी जो सवर्ण है उनको अपने अपना लीनेज पता है, और बाकी जो उस तरह के रहे उनका मिक्सअप हुआ, उनको कास्ट है। आप अभी हम लोग अब पता करते तो कितना आश्चर्यजनक लगता है। आप युवराज सिंह को देखिए, जो क्रिकेटर है, वो एक क्रिकेटर है, उनका क्या बिहार कनेक्शन हो सकता है? हाँ, बिहार कनेक्शन है, उन्होंने हेजल कीच से शादी की है। हेजल कीच की माँ जो है वो वही गिरमिटिया मजदूर वाले बिहारी उससे आती हैं, लीनेज से आती हैं। तो एक जो है कनेक्शन यहाँ से बिहार से जुड़ जाता है युवराज सिंह क्रिकेटर का। तो मैं मतलब ऐसे ही है, कास्ट नहीं, आप ऐसे बहुत सारे मतलब उसमें देखेंगे। तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो आपका जो माइग्रेशन है अभी के समय में है, और हम तो खास तौर पे हम बोल रहे हैं कि आप लीजिए ना 2090 से लेकर 90 ऑनवर्ड, या 2005 से लेकर के 25 तक की बात कीजिए, रुक जाना चाहिए था ना, कम हो जाना चाहिए था, बहुत कम हो जाना चाहिए था। तो ये जब आप उसको एक पैरेलल खींच रहे हैं, तो फिर आंकड़े ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि पलायन जो है वो नहीं रुका और बढ़ा है? और इस पर बात अभी कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा बात वही जो है, देखिए, आप ही की बात विनोद कुमार कह रहे हैं कि 15 से ज्यादा होता है 20 साल। जी। हाँ, 15 से ज्यादा होता है 20 साल। और तो ये है, और लालू प्रसाद यादव को जब मिला था बिहार, तो आप देखिए 1980 तक आते आते तमाम कंपनियां आपको 84 तक आते आते बंद। अब देहरिया ऑन जैसा एक औद्योगिक हब बना था वो, और उसमें जो शुरुआत होती है वो होती है कि पहले तो उनका पारिवारिक विवाद शुरू होता है, उसको लेकर के, इनहेरिटेंस को लेकर के, प्रबंधन को लेकर के, तमाम चीजें लेकर के। और वो 80-84 तक आते आते एकदम ठप हो चुका था। तो उसके बाद आप बार बार कहेंगे डेरी ऑन जैसा जो है जगह, वो उस समय आपके मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस वाले थे, विदेश्वरी दुबे थे, और भी चंद्रशेखर थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री थे उस समय में। और उस दौरान में ये सारा जो आप चीनी मिलों को भी देखते हैं, तो चीनी मिलों को भी आप 30 से ज्यादा चीनी मिल राष्ट्रीयकरण हुआ, उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ या बिहार कॉर्पोरेशन के अंदर में आया शायद। तो उसके बाद बिहार शुगर मिल कॉर्पोरेशन के अंदर में आया, और उसके बाद धीरे धीरे करके बंद होने लगा। उसमें क्या केवल वही था, सिर्फ वही नीति थी, या कृषि नीति जुड़ती थी, किसानों का मुआवजा जुड़ता था, खाद उसका कॉस्ट जुड़ता था, तमाम चीजें जुड़ती थी।
सबसे बड़ी बात है कि जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो आपको लगातार एक बिहारी आइडेंटिटी के तौर पे आप लोग जब लालू यादव को टारगेट करते हैं, शायद ये भी एक कमी रही होगी, जबकि योजना आयोग स्वीकार करता है कि चौथी चौथी योजना, पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकार किया योजना आयोग ने कि बिहार के साथ अनदेखी हुई है। तो ऐसा कैसे ये क्यों नहीं नैरेटिव का हिस्सा है कि मतलब बिहार को रीजनल जो असंतुलन है, इसी समय में फायदा गुजरात महाराष्ट्र को हुआ, केंद्र सरकार की नीतियों से फायदा, और ये योजना आयोग मानता है इस बात को। और इस रीजनल डेवलपमेंट इम्बैलेंस का सामना बिहार जैसे स्टेट को सबसे ज्यादा करना पड़ा। बाद में बिहार का विभाजन हुआ, विभाजन के साथ जो मेजर इंडस्ट्रियल हब थे वो चला गया बिहार से बाहर, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो रांची हो, सब चला गया। और अभी ये बात देखिए ना कि आप जिस दामोदर वैली कारपोरेशन जैसी जगह है, उसका फायदा बिहार को नहीं हुआ था, उसका फायदा पश्चिम बंगाल को हुआ था, उड़ीसा को ज्यादा हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं, जब जब आप बिहार के बाद, वो तो नेहरू जी की मेहरबानी थी कि बरौनी में आईओसीएल बनवा दिया, और आईओसीएल नेहरू के उस विजन का हिस्सा था कि भारत जो है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर रहेगा। एक एक जो है पूरब में आपको, यही कारण था कि राजेंद्र सेतु भी बना था, क्योंकि वो कनेक्ट करता है आपको उत्तर पूर्व के भारत से। अगर आप राजेंद्र सेतु को हटा दे तो आप उत्तर पूर्व भारत से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट ब्रिज था। उसके साथ वो था कि आपको डिगबोई में तेल मिला था, आपको इंडियन ऑयल वहां पर बना था। मथुरा जो है, मथुरा को चुना गया था इसी के लिए क्योंकि वो पश्चिम भारत की तरफ में एक कोयली था इधर, और एक मद्रास था। तो नेहरू ने अपने विजन से हिंदुस्तान के, जैसे कि क्या बोलते हैं, धर्म में चारों धाम बनाए थे, नेहरू ने अपने विजन से चारों ऊर्जा के धाम बनाए थे भारत में, ताकि भारत को हर एक मतलब ये सामरिक था कि ऊर्जा की आपूर्ति हर जगह से होती रहे। तो ये एक उसका नतीजा था जो बेगूसराय इस तरह से डेवलप हुआ। और उसके बदले में ठीक है, बेगूसराय का पर्यावरण, कृषि भूमि, आपको पता है कि हम बिहारियों की, बिहार की खासियत ये है। हाँ, जमालपुर का रेल कारखाना आज काम कर रहा है। तो बोले बिहार की खासियत है कि बिहार जिस जमीन पर है, बिहार को जो जमीन मिला है दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड है। मतलब हमारी जो जमीन है वो पूरी दुनिया में जो कुछ जगहों पे बहुत उपजाऊ जमीन माना जाता है, वो जमीन है गंगा जमुना का। और जो है पूरा जो है, हम लोग उस मैदान के हिस्से में रहते हैं जहाँ 5,000 मीटर तक नीचे खोदेंगे तो खाली मिट्टी मिट्टी निकलेगी, आपको कहीं चट्टान नहीं मिलेगा। जहाँ अगर आपको सड़क बनाते हैं तो आपको ढाल जो है, इतनी समतल जमीन है कि ग्रेडियंट नहीं है वहां पर, मतलब इतनी समतल जमीन है हमारे यहाँ की। तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब बिहार का एसेट था। आप जल संसाधन देखिए, एसेट था बिहार का, अभी भी है। लेकिन जब आप हर साल आपने 60s और 70s के दौर में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया, आपने सारे शुगर मिलों को पहले तो उधर लाया, उसके बाद आप धीरे धीरे, फिर पहले वो प्राइवेट था, फिर उसको अंदर का किया, फिर बाहर किया। तो ये सब चीजें तो सामने दिखती हैं। 80s तक आते आते आप देर से, पूरे भारत की जो पॉलिसी रही उसका शिकार भारत, ये बिहार हुआ। लेकिन पॉलिटिशियंस को ये बड़ी सुविधा है। मैथिली ठाकुर वाले मामले में आपने देखा, एक सेकंड संजीव, हाँ संजीव जी, एक जैसे 69-74 के अंदर में जब योजना आयोग ने मान लिया था कि बिहार को नुकसान झेलना पड़ा है और गुजरात महाराष्ट्र को फायदा हुआ था, तो तब क्या, तब ये बात क्यों नहीं जो है, और ये सारा चीज हमें, और बकाया जो है, जो रीजनल इम्बैलेंस का बिहार ने झेला, उसका बकाया, उसकी चीजें, उस पर केंद्र सरकार की बल्कि उल्टा हुआ। जो गन्ना मिल थे बंद होने लगे, चौथे पंचवर्षीय योजना के बाद ही बंद होने लगे, 74 के बाद से बंद होने लगे। और आगे आने वाले दिनों में फिर जो पूरा शुगर का उत्पादन था, वो, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जहां पानी है वहां शुगर का उत्पादन रुक गया, ये गन्ना उत्पादन रुक गया, यानी बिहार में। और जहां पानी नहीं है महाराष्ट्र में, वहां गन्ना चला गया। ये कैसे हुआ, हमको, मुझे तो समझ में नहीं आता। कोई कृषि शास्त्री बताए तो अलग बात है।
नहीं, एक पॉइंट है, महाराष्ट्र गन्ना उत्पादक, प्रमुख गन्ना उत्पादक राष्ट्रों में है, सॉरी राज्यों में है। जो भी साउथ का इलाका है वो वहां पे, और हम लोग नॉर्थ के मुकाबले में जो साउथ का गन्ना, चूंकि वो दक्कन प्लेटो का एक हिस्सा रहा है, जो ट्रैप उसको कहते हैं, उस ट्रैप में महाराष्ट्र का भी हिस्सा आता है, इसीलिए कॉटन और गन्ना, ये सारे जो फसलें हैं यहाँ यहाँ ज्यादा बेहतर होती, तो इसलिए यहाँ का गन्ना ज्यादा रस देता है, वो तमाम चीजें हैं एज देने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में है तो बिहार में नहीं होना चाहिए था, नहीं होना है कि महाराष्ट्र में है लेकिन बिहार में भी होना चाहिए था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बल्कि उसके बाद गेहूं उत्पादन की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए, गन्ना चला गया। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि उच्च वर्ग की मानसिकता ने बिहार में कमजोर तबकों के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया। ये अभी हम लोगों ने कहानी अजय सर बात की कि ये कहानी 400 सालों की है। जब उच्च तबके पर भारी पड़ा 90s के बाद की पॉलिसी, तो उनको संकट होने लगा। और लालू प्रसाद को, एक किसी ने कहा, हाँ विनोद जी ने कहा, वो या ये कि बिहार के लोग ज्यादा अपने बाहर जा करके भी जड़ों से जुड़े रहते हैं या बिहार से जुड़े रहते हैं। किसी का एक स्टेटमेंट था, हाँ ये है अजय मिश्रा का ही है, कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पलायन करता अपने घर परिवार। लेकिन ऐसा नहीं है अजय जी, ये द रूट्स एक नॉवेल है, 1970 के दशक में आया था, और वो अमेरिकन भी जुड़े रहते हैं। जड़ ऐसी चीज है ना जिससे लोग, इवन आपके यहाँ से भी जो पलायन हुआ है वो तो बिजनेस का पलायन है। हमारे यहाँ जो राजस्थान, एक मैं प्रोग्राम देख रहा था मनोरमा गवर्नर हाउस का, वहाँ तमाम राजस्थान के लोग थे, मारवाड़ी, और वो या वो आसाम तक जा के रहते हैं, लेकिन रूट तो रूट होता है। अजय सर जी, मनोरमा। मैं इस पे एक बात कहना चाह रही हूँ, पलायन का भी आप जब पढ़ेंगे और जानने की कोशिश कीजिए, फिर सबसे ज्यादा पहले पलायन कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था, केरल से हुआ था, और ये अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गया था। भारत में जो डायस्पोरा का सबसे पुराना तबका है वो मलयालियों का है। तो आप वो गिरमिटिया के तौर पे नहीं हुआ था, गिरमिटिया अलग है, ठीक है, उसमें आप तमिल भी जोड़ सकते हैं, तमिल लोग भी गिरमिटिया बने, ठीक है, और बाद में वो भी जाकर के मॉरिशस में भोजपुरी कल्चरल उसका हिस्सा बन गए। बहुत इंटरेस्टिंग है वो सारी चीजें। लेकिन केरल का जो था वो उससे जुड़ा हुआ था, एक सामाजिक रुतबे से जुड़ा हुआ था कि बाहर जाकर के कमाना है टाइप का, इस तरह से। तो केरल में तो बहुत बहुत हुआ, अंग्रेजों के समय से ही हो रहा था, और वो स्किल्ड लेबर के तौर पे हो रहा था। ठीक है, बाद में और लोग पढ़ते गए और भी वो लोग जो है हो गए। फिर आप आकर देखते हैं कि आप आंध्र प्रदेश, जो कि यूनाइटेड आंध्र हम कह रहे हैं, तेलंगाना और आंध्र दोनों मिलाकर के, आप वहां पे धान का एक दो महिलाओं का है, एक तो बहुत ही फेमस स्टोरी है, जो अभी जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उन्होंने शुरू की थी धान के खेत में, वो मजदूर थी, और फिर वो अमेरिका गई, जाके पेट्रोल पंप पे तेल भरा, फिर वहां से कोर्सेज करना शुरू किया, और फिर वो फाइनली वो आईटी सेक्टर में जो है, ज्योति शायद नाम है उनका, आप लोग गूगल कर लीजिएगा उनकी कहानी। तो ये पलायन वो नहीं था, ये सब पलायन था कि आपको पता है कि अभी अमरावती के लिए जो है टेक्सास एक इलाका है अमेरिका में जिसको मिनी आंध्रा कहते हैं, वहां पे नारा लोकेश जो चंद्रबाबू के बेटे हैं, उन्होंने हुंडी रख दी थी वहां पर, इसलिए कि उनको पता था कि वहां इतने आंध्राइट हैं कि उस हुंडी में पैसा डलेगा अमरावती के निर्माण के लिए, आंध्रा के बिल्डिंग के लिए, आंध्रा के राजधानी के निर्माण के लिए, जब जैसे बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो ये कहानी भी है, आप लोग को इसका कोई कनेक्शन दरअसल 90s के बाद नौकरियों का कमना और एक साथ कई सारी चीजें जब शुरू हो जाती हैं, और यहाँ से जो अपर कास्ट का जो एक कॉकस टूटता है, तो इसने नैरेटिव रचना शुरू की और एक विलेन बनाया। लेकिन सवाल यही है, नहीं, मैं एक और की तरफ मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगी। अगर आप लोगों में से कोई भी आपके रिश्तेदार अगर बैंगलोर में या मुंबई इन सब जगहों में रह रहे, आप उनसे पूछिए क्या उनके घर में कोई तमिलनाडु की कोई महिला या पुरुष जो है वो क्लीनिंग या इन सब के काम में है, बल्कि कुक वगैरह के काम में भी है, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि तमिलनाडु में सोशल सिक्योरिटी का काम इतना ज्यादा हुआ है कि वहां के लोग सिर्फ भोजन के लिए और इन सब के लिए किसी और स्टेट में पलायन करके आपका काम नहीं करेंगे, वो यहाँ स्किल लेबर के रूप में आएंगे। वो यहाँ पर आपको हो सकता है ड्राइवर भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हो सकता है ड्राइवर मिल जाए, लेकिन
या फिर आपको अकाउंटेंट और जो भी नर्स वर्स जो भी इस तरह का जो भी स्किल्ड लेबर होता है वही आपको मिलेंगे। लेकिन आप अगर कुक के तौर पे ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको क्लीनिंग नहीं, डोमेस्टिक लेकिन हेल्प के मनोरमा तौर एक पे। बात बताइए, ये हाँ समाज के तौर पे आपने आईना नहीं लगाया अपने सामने कि आपके यहाँ जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी वाला समाज आपने बनाया था, वैसे लोग जो भूख से मर रहे थे वो जाएंगे, वो 19वीं सदी में भी गए। पॉलिसी आपके 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 आसपास कोई एक समुद्र समुद्र तक नहीं है। तो तब यही तो तो मैंने कहा ना, तो यही तो कहा कि जब तमिलनाडु के यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार का सोशल सिक्योरिटी और जो उस काम आता है ना, तो फिर बाकी सरकारें फेल होती है ना कि आपका वो तबका जा रहा। आपका आपका जो 55,000 से ज्यादा जो डायस्पोरा आपका बाहर गया, उससे मैक्सिमम खाड़ी देश में गया हुआ है। खाड़ी देश में क्यों बिल्कुल। गया? उसको जो है अमेरिका इंग्लैंड उन सब जगहों में जाना चाहिए था। तो आपका जो है वो माइग्रेशन जो बाहर जाता है, देश से बाहर जाता है, वो खाड़ी देश में जाता है। तो ये बहुत सारा तो ये चीज है, है। एल आर भारती सही कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी ने उद्योग लगाने के प्रयास भी किए, लेकिन मीडिया ने जंगल राज कहकर इतना बदनाम किया। ये मीडिया नहीं था एल आर भारती जी, ये मीडिया में बैठा हुआ सवर्ण तबका था जिसको झटका लगा था 1990 में। उनका जो अपना सेटअप था वो बिगड़ने लगा था, यह एक साजिश थी, वो आगे। लेकिन दूसरा सवाल है कि आपने 2005 के बाद क्या किया? ये जो 2005 की मोदी जी बात करते हैं, 11 साल से मोदी सारी इंडस्ट्री जो है जो 2014 से, वो तो गुजरात ले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। और क्या विनोद कह रहे कुमार कह रहे हैं कि न कोई सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री, न प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री, न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। 11 सालों से मोस्टली पलायन यही 20 साल से हो रहा है। लार्ज लैंड, नौकरियां घटी, हैं? सबसे बड़ी बात है। तो आप तो लोग जाएंगे, लोग बाहर जाकर के छोटी छोटी नौकरियों के लिए, जो मनोरमा कह रही हैं कि इवन कुक तक भी यदि आपको, या तो बंगाली मिलते हैं या बिहारी मिलेंगे। जी मनोरमा। नहीं बिहारी नहीं, आपको लोकल यहाँ के लोग मिल जाएंगे, आंध्रा के मिल ना जाएंगे वो जो तो, कि आसपास का है। हाँ ये है। तो ये बिहार में भी आपको महिलाएं कम मिलेंगी आपको। तो बिहार का एक और चरित्र आपको कम से कम यहाँ आकर के दिखेगा कि बिहार में पुरुषों का ही माइग्रेशन ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो काम भी करते हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनके घरों की महिलाएं कम काम करती। कम से कम साउथ में जो माइग्रेट किए हैं उसमें आपको देखते हैं कि बिहार की महिलाएं डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे। तो ये एक अलग बात है, पुरुष ही ज्यादा काम करते हैं। दिल्ली नोएडा में हो सकता है वो ज्यादा कॉमन हो, लेकिन इस तरफ में ये ज्यादा कॉमन नहीं है। तो ये तो हाँ, बात ये हो रही थी कि हम लोगों को कायदे से देखना चाहिए जब बिहार के इस पे बात करें। एक तो जब आप एक टाइमलाइन से गुजरेंगे कि शुरू कब हुई फैक्ट्रियां, बंद कब हुई फैक्ट्रियां, तो आपको एक तस्वीर वैसे भी बहुत क्लियरिटी के साथ मिल जाएगी। फिर आप कारण जानने की कोशिश करेंगे क्यों बंद हुई, तो वो भी आपको बहुत स्पष्ट मिल जाएगा। फिर आपको ये देखना होगा कि जो कहने का मतलब केंद्र सरकार की जो कंपनियां आकर के यहाँ पर काम करेंगी या उनको लगाया जाएगा, तो वो राज्य से ज्यादा जो है वो केंद्र का जो है वो हिस्सा है। केंद्र कितना आवंटित करता है, कितना करता है, उस पर निर्भर करता है। आप जब लगातार इस रीजनल इम्बैलेंस से उलझ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने वो कहा कि चौथी योजना में, तो आप तीसरी चौथी योजना, जब कृषि पे जब पता था कि बिहार में जितनी जमीन है उसका 50% से ज्यादा एग्रेरियन लैंड है बिहार का। तो एग्रेरियन लैंड का मतलब था कि बिहार का विकास जो है वो कृषि आधारित होना चाहिए था। लेकिन आपके उसमें जो है एक सेकंड। तो आपको मनोरमा ये हाँ, बताइए। तो लेकिन जी। तीसरी चौथी योजना में देखिए आपको पंजाब हरियाणा केंद्रित आपका पूरा डेवलपमेंट रहा और बिहार को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। तब जबकि उस वक्त में तो भयंकर स्थिति था, कोसी वोसी का बाढ़। उस वक्त क्या अभी भी है, देखिए कल परसों कितना लोग डरे हुए थे कि इतना पानी छोड़ा गया है, और देख रहे थे अभी तक मतलब अभी भी वो डर बना हुआ है लोगों में अभी कोसी के पानी को लेकर के। तो ये जो है मतलब आप इसको कैसे करेंगे? गाडगिल फार्मूला भी आया था 1969 में चौथी योजना में, जो संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, वितरण के लिए था, और उस वक्त भी बिहार को उसका हिस्सा नहीं मिला। जिसमें कि सबसे ज्यादा था कि जिसमें बुनियादी ढांचा ही था, सड़क और बिजली और ये सब। तो अंत में आप देखते कि कई सारे इंडस्ट्री बिजली की कमी से बंद हुए। तो क्या ये बिजली जब तीसरी चौथी परियोजना में जब बिजली पे कॉन्सेंट्रेट होना
चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर आता है ना कि बिजली के कारण तमाम जो है बंद हुए। तो आप इसको फिर कैसे इसको करेंगे? सारा जो है हरित क्रांति आपको पंजाब हरियाणा में हुआ, यहाँ पे खेती की जमीन है, यहाँ पे नहीं किया गया, बाढ़ को एड्रेस नहीं किया गया। तो ये तो तमाम चीजें, ये और बिल्कुल आप ये आप नहीं, आप फिर लेटर ऑन आकर देखते हैं कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि, बिहार के लोग बम बम हो गए क्योंकि सड़क बन गया। आप डिप्राइव किए जाते हैं तीसरी चौथी परियोजना से सड़क के लिए, और नीतीश कुमार ने सड़क बनवा दिया, वो बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हर कोई, हर गांव का आदमी कितना वो हो गया था कि बाप रे सड़क बन गई, सड़क बन गई, सड़क बन गई। तो तो आप ये होगा ना, समझिए। जैसे आपके पास यदि सामान्य सुविधा नहीं है, रोटी नहीं है, और रोटी मिल जाए तो बड़ी बात है, तब ना एजुकेशन और अन्य चीजें सोचिएगा। तो नीतीश कुमार का ये जो हुआ उसका, उन लोगों ने बिहार, चूंकि आप लेट डेवलपमेंट की ओर बढ़े, तो ये, लेकिन ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, यदि उसके लिए आपके स्थानीय स्तर पर आपके लिए व्यवस्था नहीं है नौकरियों की, तो एक संकट तो है। लेकिन क्या मनोरमा, ये मुद्दा बनता है, और यदि मुद्दा बनता है तो ये जो विलेनाइज करने की कोशिश है लालू जी को, और जो 15 सालों को पूरा पूरा चुनाव इस तरह से लड़ने की कोशिश की जा रही है, 15 वर्ष बनाम 20 वर्ष, और 20 वर्ष में सड़क, अच्छा ठीक है, चलिए हम तो ये विकास के ज्यादा नाम नहीं पे कहते। सड़क। हाँ, जी, नहीं हम ज्यादा नहीं, चलिए मोकामा के लोगों से पूछ लीजिए कि बाटा क्यों बंद हुआ, मोकामा के लोगों से पूछ लीजिए मैकडॉवेल क्यों बंद हुआ, है ना। हम लोग तो मोकामा को आनंद सिंह से नहीं जान रहे थे, मेरा तो जन्म स्थान भी मोकामा है, ठीक है। मोकामा जाना जाता था कि बाटा की फैक्ट्री है, मैकडॉवेल है, और हम लोग को याद भी है वीकेंड पे जाकर के सीधे फैक्ट्री से जूता चप्पल लाया जाता था हम लोगों के लिए। तो वो चीजें जो कंपटीशन, जो नीतियां होती है, उससे फिर बाद में जैसे कि मैकडॉवेल बंद हुआ तो उसका उसका कारण दूसरा, फिर तो शराबबंदी ही लागू हो गई। बिहार में कोई क्यों बनाता, फिर क्यों बनाता? आईटीसी जैसे कारखाने मुंगेर में थे, सिगरेट बना रहे थे, फिर वो शिफ्ट कर लिया उसको, मुंबई महाराष्ट्र या गुजरात में कहीं शिफ्ट हो गया। तो आपकी ये तो सब नीति चीजें। यह है कि, मैं तो सोच रहा था मनोरमा की जो अडानी को जमीन दी गई है वो सरकारी जमीन दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं। अडानी के लिए बाजप्ता जमीन, जो जमीन सरकार ने खरीदी थी, यानी पे हाई किया, और 1 रुपए में दे दिया। 1 रुपए में अरे दे भाई, दिया। ये काम तो अडानी को करना था। यदि तो आपने तो ये सारी चीजें, आप सड़कें बनाते रहे, आप सारी व्यवस्था कर दी, और अब एक तो आपने उद्योग नहीं लगाया, और जब आप लाने की कोशिश कर रहे हैं तो अडानी जैसे लोगों को मत तो लुटेरा ही कहलाएंगे। आप आंध्र प्रदेश में देखिए किस तरह से अडानी को चेक कर दिया है, और मोदी को सुनने को तैयार नहीं है चंद्रबाबू नायडू। तो आपकी पूरी पॉलिसी ही लैक लस्टर्ड दिखाई पड़ती है मनोरमा। जी, तो हाँ, मतलब जब ये है, आप पलायन के उन सबसे आपको ये निकल, आप लालू प्रसाद यादव को विलेनाइज अगर कर रहे हैं, उस पूरे रिजीम को विलेनाइज कर रहे हैं, और अभी 2000, ठीक है, बाद की आप ठीक कांग्रेस के समय में नहीं जा रहे, आप बाकी समय में नहीं जा रहे, और तमाम जो रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जब शुरुआत हुई थी तो फोकस करके करने की कोशिश की गई थी। नेहरू का विजन फिर भी उस वक्त में था कि जो थोड़ा बहुत आया था वो आया था लेटर ऑन। लेकिन इसमें यहाँ का जो नेतृत्व है उसका अपना बार्गेन, क्योंकि दोनों, तब तो ऐसा कह सकते हैं ना, दोनों सरकारें एक थी, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे उस वक्त में ज्यादातर समय में रही, बीच बीच में थोड़ा बहुत दूसरी सरकारें बनती रही दूसरे दलों की। लेकिन जो भी है, उनके साथ उनका जो है तारतम्य इन सब को लेके, या राष्ट्रीय जो पॉलिसी रही है उसमें लगातार बिहार की उपेक्षा रही है, ये ज्यादा बड़ा फैक्टर, ये ज्यादा बड़ा ज्यादा बड़ा फैक्टर। फैक्टर राष्ट्रीय पॉलिसी है। स्टेट के हाँ, नेताओं की तो भूमिका होती है, और स्टेट के नेता भी हाँ, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में होते हैं, लेकिन हाँ, स्टेट के नेताओं से ज्यादा बड़ी भूमिका राष्ट्रीय पॉलिसी की तो बिल्कुल है, उसमें पॉलिसी कोई की दो मत। दो गुना। और तो ये, पिछले 20 सालों से में से 12-11 साल तो निश्चित तौर पे उसके लगातार आप बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो केंद्र जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं दी जाएगी? माने विलेन देखना होगा तो हम लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को क्यों नहीं देखें? जी, हम लोग विलेन आप के तौर पे 90 के दशक में कहाँ खोज रहे हैं कहाँ, मनोरमा? नहीं, देखिए विलेन और हीरो की बात से ज्यादा ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि 90 के दौर के बाद जो इम्बैलेंस था पावर का, कास्ट रिलेटेड, उसको धीरे धीरे करके जब संतुलित किया गया है, तो जो कुछ भी उसके बाद थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने के बाद शुरू हुआ है वो। लेकिन उसमें जब नीतीश कुमार बार बार बिहार के लिए आर्थिक पैकेज और इन सब की मांग करते रहे, तो 2014 के बाद से ही नीतीश कुमार, सॉरी, नरेंद्र मोदी ने कितना दिया बिहार को? आज की बात नहीं करी
करिए कि कल चुनाव है और आज वो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं, ठीक है, और ये कितना ओवरऑल बिहार के ग्रोथ में कितना हिस्सा बनेगा, क्या बनेगा, वो अब हम बात की बात देखते हैं। लेकिन जो वो लगातार बिहार के लिए जो आर्थिक पैकेज की मांग करते रहते हैं, बाढ़ को राहत को लेकर के जो चीजें मांग कर रहे थे, आप फिर उसको क्रॉस चेक करिए कि केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार छोड़िए, मोदी ने ही कितना जो है इसको एड्रेस किया। तो ये तो चीजें तभी तो सवाल उठता है, हर चुनाव हाँ, में आप आते हैं और आप वो मोतिहारी के शुगर मिल से आप चाय पीना चाहते हैं और चाय शुगर मिल पीना शुरू चाहते नहीं, फिर इस बार वही बात हुई, मोतिहारी को हैं। मुंबई बना देंगे। और देखिए जो 2-3 शुगर मिल रिवाइव भी हुआ है, तो वो निजी क्षेत्र में के लोगों ने, मतलब एक प्राइवेट कंपनीज ने उसको लेकर के करना शुरू किया है। तो ये करने का माहौल और ये सारा चीज जो है, ये नीतियों से आएगा ना। और जो वो चीजें खत्म हुई है, जिस तरह का बिहार, क्योंकि आप जब बोलते हैं कि जैसे लग रहा है कि सारा गुंडा राज जो है वो उसी वक्त में था, उसके पहले जातीय हिंसा नहीं हो रही थी, उसके पहले जो है वो तमाम चीजें नहीं थी। वो तो कल के वीडियो में पूरी तस्वीर रख दी सामने कि हाँ जातीय हिंसा की पूरी कहानी क्या है। लालू जी ने हाँ, जातीय हिंसा रोक दी, न कि जातीय हिंसा को बढ़ाया। बल्कि बल्कि जातीय हिंसा आपको जो पहले से हो, बल्कि यहाँ से इसको समझा जाना चाहिए कि वहां से वो शुरू हुआ कि अब आगे काम हो सकता है। यानी कि जो पूरा कामगार तबका है वो फियरलेस होकर के काम कर सकता है। अगर और अभी अगर आप कहते कि मतलब आपका ज्यादा माइग्रेशन जो है वो अगर कृषि आधारित या जो जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए हो रहा है, तो ये आपको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपको होता है कि शौक से कोई जा रहा है, अब अमेरिका पढ़ने जा रहा है, इंग्लैंड पढ़ने जा रहा है, फिर उधर ही नौकरी करेगा, उसको आप नहीं रोक सकते, कभी भी कभी नहीं रोक सकते आप उसको। लेकिन आप उसको रोक सकते हैं कि जो परिवार बिहार में रख करके जा रहा है सिर्फ कमाने के लिए, उसको आप रोक सकते हैं। बिल्कुल। 10,000 से 15,000 रुपए के 6-6 महीने साल भर के लिए अपने घर से बाहर होना, और तो ये पूरा नैरेटिव जो रचना हुई है, हम लोग जो और बात कर रहे हैं इस चुनाव संजय के जी, दौर में सबसे, जी एक और बस की जैसे नरेगा को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं ढोल बजाऊंगा, ऐसे करके बोला था। लेकिन जब नरेगा लागू हुआ था और ये उसके बाद देखा था कि कैसे पलायन का जो है कुछ परसेंट जो है वो रुका था रेशियो। तो उसके बाद से यूपीए के समय में जब ये लागू हुई थी, उसका कैसे इन सबको पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया कि इसका जो सोशल इम्पैक्ट है वो क्या होता है। सोशल इम्पैक्ट बिल्कुल। सीधे दिखा था कि उसके कारण माइग्रेशन रुका था। बिहार के साथ साजिश हो रही है जिससे उद्योग न लगे, बेरोजगार रहें और पलायन कर जाएं, जिससे सस्ता मजदूर उद्योगों को मिल सके। इसमें कांग्रेस बीजेपी सब जिम्मेवार है। विनोद कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का डेवलपमेंट मॉडल सिर्फ कमीशन मॉडल है। अभी नया मॉडल ऑफ क्राइम एट पिक शराब मॉडल है, पैरेलल मॉडल ऑफ इनकम एंड क्राइम है। नीतीश जी यदि पलायन को रोकना चाहते तो एल.आर. भारती कह रहे हैं तो भूमिहीनों को सरकारी भूमि का आवंटन किया जा सकता था। बिल्कुल, ये है कि ये तो किसी के एक एजेंडे बड़ा में ही नहीं। एक बड़े समस्या को एड्रेस करने लगातार ये बात तो है। और ये बात क्यों नहीं है कि मतलब इतनी जमीन ली गई और भूदान आंदोलन में भी इतना जमीन मिला जो बिहार को, वो अभी तक क्यों और भूमिहीन इतना ज्यादा है बिहार में, और लेकिन भूमि का आवंटन क्यों नहीं होता है। बिल्कुल। और अजय मिश्रा जो कर, वो तो भूमि खरीद खरीद करके, और कृषि जमीन कृषि सबसे जमीन मजेदार है कि उपजाऊ जमीनों पे आप जो है लेते हैं, खरीदते हैं और जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते हैं। और वो एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट जो इतनी कई स्तरों पे बदनाम है। जंगल राज की बात करने वाले भाई, अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो क्या अडानी अपनी जमीन छोड़ देंगे? ये ही तो दुखता हुआ रग है। जैसा अडानी किसी भी जगह से नहीं छोड़ रहे, कांग्रेस शासित राज्यों से नहीं छोड़ रहे। तेजस्वी की क्या औकात होगी उस वक्त, जब जो केंद्र का पावर है वही मूल पावर है। तो जिसके पास केंद्रीय सत्ता है वैसी जगहों से भी वो नहीं छोड़ पाएंगे, या केंद्र को प्रभावित करने की सत्ता है। तो तेजस्वी तो बिहार को ही प्लान्ड वे में काम कर सकें, कुछ उद्योग धंधे ला सकें, कुछ शिक्षा और दूसरी व्यवस्थाएं कर सकें, वही ज्यादा, उससे ज्यादा तेजस्वी से अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। बिहार का मजदूर और राजस्थान का मास्टर एक बराबर है साहब, उसमें भी बिहारी मजदूर अधिक प्रबुद्ध निकलेगा। यह कैसे संभव है? ये क्या कहा जाए? ऐसा मुझे नहीं क्या है, थोड़ा बिल्कुल सा है ये जैसे हुआ है।
जैसे जो बिहार में है, दोनों चीजें बहुत, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मामला बहुत ही है बिहार में महत्वपूर्ण, जिसको एड्रेस नहीं किया जाता है। तो आप एक बड़ी आबादी जिसके पास जमीन नहीं है, बहुत कम जमीन है, और वो फिर बाढ़ और तमाम चीजें, या जो खेती का कॉस्ट है, ये सारा चीज जब एक साथ मिलता है तो उसके पास मजदूरी या पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल अगर बस किसी के पास 5 बीघा से भी 5-10 बीघा भी प्रति व्यक्ति अगर इस तरह का अगर हो, तो भी वो चलेगा, वो एक बार को सोच सकता है कि वो नहीं जाएगा, हालांकि कॉस्ट फिर भी वो नहीं होता है। लेकिन आपके यहाँ पर तो भूमिहीन लोग ज्यादा हैं, या आधा एकड़ 1 एकड़ इस तरह से जमीन होने पर कोई क्या कर सकता हो, और वो भी उसके बाद तमाम बहुत सारी चीजें लगी हुई है उसके साथ, तो पलायन करने के अलावा कोई उसके पास वो नहीं है, विकल्प झारखंड नहीं का है। अलग होना, बिहार, ये तो है अजय जी कि वो बड़ा पार्ट झारखंड में चला गया, लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि ये वजह होती तो 19वीं सदी वाला जो हमने अपने इंट्रो में कहा कि हमारी दादी नानियों की जो कहानियां हैं, पलायन की कहानी तो 400 साल पुरानी कहानी है, और वो आपको लोक गीतों में, लोक कहानियों में मिल जाएंगी। फिर 90th सेंचुरी का पलायन है, जबरदस्ती ले जाया जाना या स्वेच्छा से जाना, जो कॉलोनीज में गए, मॉरिशस और सूरीनाम वगैरह गए, उसकी बात है। आगे के फिर जो नीतियां रही वो जिम्मेवार हैं। तो बिहार का मसला ये है, बिहार का मसला बड़ा गंभीर है। ये नेताओं के फॉर्मूलों के जो ये मैथिली ठाकुर उसका समाधान नहीं है। और ये जो फर्जी कहानियां बनाई जा रही हैं, इनके पिताजी चले गए थे, जरा पूछिएगा कि मैथिली ठाकुर के दादाजी या परदादा जी क्या करते थे, जी, जरा ये भी और हम पता लोग करिए। हम लोग तो अपने दादा परदादा को खोजने निकलते तो पता चलता है कि हम ही लोग पलायन होकर के बिहार आए हुए हैं। कहीं ये भी है। कहीं जो है मिर्जापुर के इलाके के थे तो वहां से आ गए, हमारे ससुराल वाले इलाके हुआ करते हैं तो मैनपुरी से निकलते हैं, वहां से आकर के जीटी रोड चलते चलते आके डेरी ऑन सोन में बस गए। तो ऐसे तमाम ऐसी कहानियां हमें मिलती है कि हम लोग तो बाहर से आकर बिल्कुल। के बिहारी बन गए। हाँ तो ये सारे में अपने चुनाव दर चुनाव और एक स्थायी बॉक्सिंग बैग, यदि आप 90s के दो नेताओं के बीच में लालू जी और राबड़ी जी के की ओर देख रहे हैं, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। नैरेटिव के पार जाकर देखिए, जो नैरेटिव है वो आज भी, मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है, आज भी नैरेटिव अपर कास्ट इंटेलिजेंसिया के पास ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा, जी। और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट हैं आप सबको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात में 9 बजे।